Hello everyone. E-Learning Era by Sonia Paruthi is here with the marathon session of psychology and today we will be studying about psychopathology. Psychopathology क्या होता है? Psychopathology is the science that studies and diagnoses psychological disorders. Psychopathology वो साइंस है जिसमें हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ते हैं. It has been originated from the three root words. पहला है psyche which means mind or soul, patho that means suffering and logy means study. पहले साइकोपैथोलॉजी को एबनॉर्मल साइकोलॉजी के नाम से पढ़ते थे बट एबनॉर्मल कहना ठीक नहीं लगता इसलिए हम साइकोपैथोलॉजी नाम से एबनॉर्मलिटीज़ को पढ़ा जाता है. साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को पढ़ना और उसको डायग्नोस करना, उसका ट्रीटमेंट करना, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ साइकोपैथोलॉजी. साइकोपैथोलॉजी के कुछ अप्रोचेस पढ़ेंगे. साइकोडायनेमिक अप्रोच, बिहेवियरिस्टिक अप्रोच, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, एग्जिस्टेंशियल अप्रोच एंड कॉग्निटिव अप्रोच. साइकोडायनेमिक अप्रोच में क्या होता है, हम ये देखते हैं कि हमारे जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हैं और जो अनकॉन्शियस मेंटल प्रोसेसेस है वो एक इंडिविजुअल पे, उसकी पर्सनैलिटी पे कैसे इम्पैक्ट डालता है. ठीक है. इट इज़ बेस्ड ऑन साइको एनालिटिकल मॉडल दैट वाज प्रपोज्ड बाय सिगमंड फ्रूड. 4 एजम्पशंस है साइकोडायनेमिक मॉडल की. द फर्स्ट वन इज़ अनरिजॉल्व्ड अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट आर द जेनेसिस ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स. पहली एजम्पशन क्या कहती है कि जो भी अनरिजॉल्व्ड अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो ही कॉज हैं किसका, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का. सेकेंड एजम्पशन क्या कहती है कि हमारा जो अनकॉन्शियस है वो किससे बना हुआ है, 3 कंपोनेंट से बना है, इड, ईगो एंड सुपर ईगो. थर्ड एजम्पशन इज़ कि जितने भी हमारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होती हैं वो इन तीनों कंपोनेंट्स में कॉन्फ्लिक्ट्स जब पैदा होता है उसकी वजह से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं. और फोर्थ एजम्पशन क्या है कि जब भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है तो एक इंडिविजुअल क्या करता है, वो डिफेंस मैकेनिज्म को यूज़ करता है. प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोडायनेमिक मॉडल, इसके बारे में पढ़ लेते हैं. देखो 3 प्रिंसिपल्स हैं जो कि काम करते हैं इस मॉडल में. I already told you about the 3 components of personality जो कि है id, ego and super ego. Behavior is the result of interaction of these 3 components of personality. इन तीनों components में जो भी interaction होता है उसकी वजह से कोई भी behavior personality में form होता है. अब जो id है हमारा वो pleasure principle पे work करता है, ईगो हमारा रियलिटी प्रिंसिपल पे वर्क करता है और सुपर ईगो क्या है, वो मॉरल प्रिंसिपल पे वर्क करता है. इड में 2 तरीके के इंस्टिंक्टिव ड्राइव्स होते हैं या फोर्सेस होते हैं जो कि होता है एक कंस्ट्रक्टिव और एक होता है डिस्ट्रक्टिव. जो कंस्ट्रक्टिव है उसको लाइफ इंस्टिंक्ट बोलते हैं और जो डिस्ट्रक्टिव है उसको डेथ इंस्टिंक्ट बोलते हैं. इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट जब आता है तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होने के चांसेस होते हैं. वाई? बिकॉज अनरिजॉल्व्ड अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स आर द जेनेसिस ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स. ईगो is that component which mediates between the demands of id and super ego. ये एक सेकेंडरी प्रोसेस है लेकिन जो id है वो प्राइमरी प्रोसेस है और ईगो हमारा रियलिटी प्रिंसिपल पे वर्क करता है. सुपर ईगो इट इज़ रेफर्ड टू एज कॉन्शियस एंड इट इज़ कंसर्न विद व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग. देखो आईडी हमारी क्या कहती है कि मुझे ये चाहिए, मुझे पैसे कमाने हैं, लेकिन जो सुपर ईगो है वो कहते हैं कमाने हैं चाहे तरीका कोई भी हो, चाहे चोरी चकारी हो या फिर कोई ढंग का काम हो. ठीक है. सुपर ईगो ये कहती है. लेकिन ईगो क्या करता है, लेट्स वर्क ऑन इट बट मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन इट. एक राइट डिसीजन होना चाहिए कि हमें लीगल तरीके से पैसे कमाने हैं. बिफोर प्रोसीडिंग टू डिफेंस मैकेनिज्म लेट्स स्टडी व्हाट इज़ एंग्जाइटी. एंग्जाइटी इट इज़ अ वार्निंग ऑफ इम्पेंडिंग डेंजर एंड पेनफुल एक्सपीरियंस. ठीक है. फ्रूड प्रपोज्ड 3 टाइप्स ऑफ एंग्जाइटी जो कि है रियलिटी एंग्जाइटी, न्यूरोटिक एंग्जाइटी एंड मॉरल एंग्जाइटी. रियलिटी एंग्जाइटी इज़ द एंग्जाइटी कॉज फ्रॉम एक्चुअल डेंजर्स. जो न्यूरोटिक एंग्जाइटी क्या होती है, न्यूरोटिक एंग्जाइटी इज कॉज व्हेन आईडी इम्पल्सेस आर थ्रेटनिंग
टू ब्रेक थ्रू ईगो इनटू बिहेवियर दैट विल बी पनिश्ड। हमारी जो आईडी की इम्पल्सेस हैं वो थ्रेटनिंग लगने लगे हमें, और हम कुछ ऐसा कर जाएं जो कि पनिशेबल हो। एंड देन मॉरल एंग्जाइटी, इट रिजल्ट्स फ्रॉम द फीलिंग्स ऑफ गिल्ट। जब हम किसी गिल्ट में चले जाते हैं तो हमें मॉरल एंग्जाइटी होने लग जाती है। बेसिकली एंग्जाइटी इज साइकिक पेन। जो भी हमें मेंटल पेन हो रहा है या कोई भी पेनफुल एक्सपीरियंसेस है जिससे हमें स्ट्रेस हो रहा है, दैट इज़ एंग्जाइटी। अब इस एंग्जाइटी को ओवरकम करने के लिए कुछ रेशनल मेजर्स लिए गए हैं जिसको हम डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं। इफ़ रेशनल मेजर्स टेकन अप बाय ईगो टू डील विद एंग्जाइटी, इट रिजॉर्ट्स टू इरेशनल मेजर्स विच इज़ नोन एज डिफेंस मैकेनिज्म। कुछ डिफेंस मैकेनिज्म जो हम पढ़ेंगे वो है रिप्रेशन, रिग्रेशन, डिनायल, डिस्प्लेसमेंट, प्रोजेक्शन, रिएक्शन फॉर्मेशन, रेशनलाइजेशन एंड सब्लिमेशन। रिप्रेशन क्या होता है? प्रिवेंटिंग पेनफुल थॉट्स फ्रॉम एंटरिंग इनटू कॉन्शियस अवेयरनेस। कोई भी चीज़ जो हमें पेनफुल एक्सपीरियंस दे चुकी है उसको बिल्कुल ही भूल जाना, कॉन्शियस अवेयरनेस में लाना ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड हु हैज़ फेस्ड अब्यूज़ बाय अ पेरेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड, उसके पास इन इवेंट्स की कोई भी मेमोरी नहीं है, लेकिन आगे जाके उसको रिलेशनशिप्स बनाने में ट्रबल महसूस होती है, दैट इज़ रिप्रेशन। रिग्रेशन क्या होता है? रिग्रेशन इज़ रीट्रीटिंग टू एन अर्लियर डेवलपमेंटल स्टेज व्हेन फेस्ड अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। जब भी कोई हम डिफ़िकल्ट सिचुएशन फेस करते हैं तो हम पहले वाली डेवलपमेंटल स्टेज में चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम छोटे बच्चे थे, हम बुखार होता था, हम हेल्पलेस हो जाते थे, बट मम्मा पे डिपेंड हो जाते थे, है ना। तो उस स्टेज में हमें केयर मिलती थी, तो हम उसी की तरह बिहेव करने लग जाते हैं कि हमें कोई प्यार करे, हमें कोई पुचकारे। नेक्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म इज डिनाइल। डिनाइल इज़ रिफ्यूजिंग टू बिलीव एन अनप्लीजेंट रियलिटी। रियलिटी को एक्सेप्ट ही नहीं करना, पूरा डिनाई कर देना। ऐसा कभी देखा होगा आपने कि किसी लव्ड वन की डेथ हो जाती है तो दे बिहेव एज इफ दे विल कम बैक और दे आर अलाइव। वो उनको सदमा ही लग जाता है, वो एक्सेप्ट ही नहीं करते कि वो बंदा चला गया। नेक्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज डिस्चार्जिंग पेंट अप फीलिंग्स ऑन लेस डेंजरस और पावरफुल ऑब्जेक्ट्स दैन दोज हुज अराउज्ड द फीलिंग्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई इंसान है, उसके बॉस ने उसको डांटा, उसके ऊपर तो अपनी गुस्सा निकाल नहीं सकता, तो लेस पावरफुल चीज़ जो है या लेस डेंजरस लोग जो हैं उस पर अपनी फीलिंग्स को निकाल देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो घर जाता है अपने ऑफिस से और अपनी वाइफ को डांटना चालू कर देता है या उससे आर्ग्यूमेंट करने लग जाता है। नेक्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म इज प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन में होता है कि हमारी कोई भी नेगेटिव चीज़ है, हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि वो हमारी है, बल्कि दूसरों पे थोप दे रहे हैं कि उसकी वजह से ऐसा हुआ। Attributing one's negative or unacceptable feelings to others. For example, a man who is aggressive ignores his own impulses and instead incorrectly believes that his friend has aggressive tendencies. Next is reaction formation. इसमें क्या होता है कि अपनी unacceptable impulses है उसको suppress कर देना और बिल्कुल ही अपोजिट बिहेवियर को एक्सेप्ट करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई पेरेंट है जिनको बेबीज़ नहीं चाहिए, लेकिन जब भी वो किसी बच्चे को देखते हैं वो बहुत सारे गिफ्ट्स और अपना प्यार उसको देते हैं, तो बिल्कुल ही अपोजिट रिएक्शन दिखा रहे हैं ना। दिस इज़ रिएक्शन फॉर्मेशन। नेक्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म इज रेशनलाइजेशन. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग लॉजिकल रीजंस फॉर अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर्स और थॉट्स. लॉजिकल रीजंस दे देना किसी भी बिहेवियर के लिए. For example, a fanatical racist may use ambiguous words or sections from scriptures to justify his hostility towards other groups. Next is sublimation. इसमें क्या होता है कि अपनी जो भी फ्रस्ट्रेशन है उसको socially acceptable activities में ट्रांसफॉर्म कर देना. Channeling frustrated sexual energy into substitutive, socially acceptable activities. For example, a person who is very angry at someone may start redesigning his drawing room or engage in painting or engage in sports. Now we will be studying about the topography of mind, जिसमें unconsciousness के बारे में पढ़ेंगे. जो फ्रूड है उन्होंने 3 लेवल्स में बांटा है कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियस माइंड को, जो कि है कॉन्शियस माइंड, प्री कॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड. कॉन्शियस माइंड क्या है? कॉन्शियस माइंड इज़ दिस लेवल ऑफ अवेयरनेस दैट इंक्लूड्स आवर करंट थॉट्स,
perceptions, and feelings. It represents the thoughts and experiences that we are actively aware of in our everyday life. जो हम इस पर्टिकुलर मोमेंट में सोच रहे हैं, जो हमारे कॉन्शियस अवेयरनेस में है, दैट कम्स अंडर द कॉन्शियस माइंड. Pre-conscious level of mind, this contains thoughts, memories and information that are not currently in our conscious awareness. जो अभी हमारे कॉन्शियस अवेयरनेस में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो स्टोर्ड है हमारे माइंड में, उसको कॉन्शियस अवेयरनेस में लाया जा सकता है. इट एक्ट्स एज अ सॉर्ट ऑफ मेंटल स्टोरेज वेयर इंफॉर्मेशन कैन बी रिट्रीव्ड वेन एवर नीडेड. Unconscious mind holds thoughts, memories, desires and emotions that are hidden from our conscious awareness, जो कि हमारे conscious awareness से छुपे हुए हैं. These can include repressed memories, unresolved conflicts and unconscious desires. Freud believed that these unconscious elements can influence our behavior and contribute to psychopathology. इसकी वजह से ही हमें psychological disorders होते हैं. जो भी हमारे अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स रह जाते हैं, डिज़ायर्स रह जाती हैं या फिर रिप्रेस्ड मेमोरीज़ होती हैं, ये हमारी पर्सनालिटी को अफेक्ट करते हैं और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में फॉर्म हो जाते हैं. फ्रूड बिलीव दैट अनकॉन्शियस माइंड प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग आवर थॉट्स, emotions and behavior even though we may not be consciously aware of it. He believed that accessing and understanding the unconscious mind through techniques like dream analysis and free association could provide insight into psychological issues and help alleviate symptoms. In the psychodynamic approach, Freud proposed the psychosexual stages of development, which suggests that our personality and behavior are influenced by our experiences during different stages of childhood. और वो कौन सी 5 stages हैं जो कि फ्रूड ने दी हैं? फर्स्ट इज़ ओरल स्टेज, सेकेंड इज़ एनल स्टेज, थर्ड इज़ फैलिक स्टेज, फोर्थ लेटेंसी स्टेज एंड द फिफ्थ वन इज़ जेनाइटल स्टेज. सबसे पहले ओरल स्टेज के बारे में पढ़ लेते हैं, जो कि 0 से 1 ईयर तक के बच्चों के लिए होती है. दिस स्टेज फोकसेस ऑन प्लेजर एंड एक्सप्लोरेशन थ्रू माउथ. Infants derive pleasure from sucking, biting and tasting. Unresolved conflicts during this stage may lead to oral fixation or dependency issues later in life. ओरल स्टेज में बेबी जो है वो प्लेजर और एक्सप्लोरेशन कहाँ से डिराइव करता है? माउथ से, जो कि सकिंग, बाइटिंग एंड टेस्टिंग के थ्रू. इसमें जो भी अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स इस स्टेज में होते हैं वो ओरल फिक्सेशन या फिर डिपेंडेंसी इश्यूज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं आगे की लाइफ में. नेक्स्ट इज़ एनल स्टेज, जो कि 1 to 3 ईयर्स के बेबीज़ के लिए है. दिस स्टेज सेंटर्स अराउंड द कंट्रोल ऑफ बॉडीली फंक्शंस, पर्टिकुलरली bowel movements. Children experience pleasure and conflicts related to toilet training. Successful resolution leads to sense of autonomy, while unresolved conflicts may result in anal retentive or anal expulsive personality traits. बेसिकली एनल स्टेज जो है वो बॉवल मूवमेंट्स और टॉयलेट ट्रेनिंग पे रिवॉल्व करती है अराउंड. इस स्टेज में जब भी कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं तो वो एनल रिटेंटिव या फिर एनल एक्सपेंसिव पर्सनैलिटी ट्रेट्स में कन्वर्ट हो जाता है. थर्ड स्टेज इज़ फैलिक स्टेज, जो कि 3 to 6 ईयर्स के लिए है. इन दिस स्टेज चिल्ड्रन बिकम अवेयर ऑफ देयर जेंडर आइडेंटिटी एंड डेवलप अट्रैक्शन टुवर्ड्स द अपोजिट सेक्स पेरेंट. इस स्टेज में बॉयज़ में ईडिपस कॉम्प्लेक्स डेवलप होता है और गर्ल्स में इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स डेवलप होता है. गर्ल्स फादर से ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाती हैं और बॉयज़ मदर से. द फोर्थ स्टेज इज़ लेटेंसी स्टेज, जो कि 6 to 11 ईयर्स के बच्चों के लिए होती है. ड्यूरिंग दिस स्टेज सेक्शुअल इम्पल्सेस आर डॉर्मेंट एंड चिल्ड्रन फोकस ऑन डेवलपिंग सोशल एंड कॉग्निटिव स्किल्स. फ्रूड बिलीव दैट दिस स्टेज अलाउज फॉर द कंसोलिडेशन ऑफ अर्लियर स्टेज डेवलपमेंट. बेसिकली इस स्टेज में सोशल और कॉग्निटिव स्किल्स का डेवलपमेंट होता है, बाकी चीज़ें डॉर्मेंट हो जाती हैं. एंड द लास्ट इज़ जेनाइटल स्टेज, जो कि प्यूबर्टी ऑनवर्ड्स होती है. दिस स्टेज मार्क्स द ऑनसेट ऑफ सेक्शुअल मेच्योरिटी एंड द रीअवेकनिंग ऑफ सेक्शुअल इम्पल्सेस. इंडिविजुअल सीक मेच्योर इंटीमेट रिलेशंस, strive for a healthy balance between their sexual desires and societal norms. Let's study about the next approach to psychopathology, that is behavioristic approach. The behavioral approach on the whole focuses on how behaviors are learned through the experiences that you have in your life.
इसमें 3 इम्पॉर्टेंट थ्योरीज हैं जो मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ. यू कैन गो थ्रू दोज प्रीवियस लेक्चर्स. फर्स्ट वन इज़ क्लासिकल कंडीशनिंग, जो कि इवान पावलोव ने दी थी सेलिवेटिंग डॉग वाली. सेकेंड इज़ ओपेरेंट कंडीशनिंग, जो BF स्किनर ने दी थी रैट्स पे जो एक्सपेरिमेंट की. एंड द थर्ड वन इज़ सोशल लर्निंग थ्योरी, जो कि बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट था एल्बर्ट बंडूरा का. Over here, I will be giving you the gist of these three. If you want to study in detail, you can go through those previous lectures. See what happens in classical conditioning. Classical conditioning describes how people learn through association. Association की help से कैसे learning होती है. There are natural stimulus response relationships in our life. Classical conditioning manipulates this by pairing a neutral stimulus with an unconditioned stimulus. Eventually, the neutral stimulus becomes the conditioned stimulus. The unconditioned stimulus is then no longer needed to create a response. हमने salivating dog में ये एक्सपेरिमेंट पढ़ा था जब बेल और फूड का पेयरिंग किया गया था. This learning theory explains that people learn abnormality through association. Phobias can be learnt in this way. You could have once hit your leg when seeing a spider. You would then associate pain with spiders and develop a phobia of spiders due to expecting pain whenever a spider is seen. Phobias के बारे में पढ़ा जा सकता है इस एसोसिएशन से. फॉर एग्जाम्पल, आप गलती से कभी आपको स्पाइडर दिख गया और वहाँ पे आपको चोट लग गई, लेकिन आप उस पेन को एसोसिएट कर लेते हो स्पाइडर से. जब भी आपको स्पाइडर दिखेगा तो आपको पेन महसूस होने लगेगा. यू वुड एक्सपेक्ट पेन, जिसकी वजह से ये फोबिया डेवलप हुआ. अब देखो नेक्स्ट है ओपरेंट कंडीशनिंग. ओपरेंट कंडीशनिंग इज़ व्हेन पीपल लर्न थ्रू द कंसिक्वेंसेस ऑफ देयर ओन or others' behavior. If we do something and receive a positive reaction, we are more likely to do it again and again. This is referred to as positive reinforcement. Whereas if we do something and it prevents an unpleasant reaction, कोई भी काम अगर हम कर रहे हैं उसका नेगेटिव रिएक्शन आ रहा है, कुछ अनप्लेजेंट रिएक्शन आ रहा है, अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंस है, तो वी आर लाइकली कि हम उसको नहीं करेंगे उस काम को. सो दिस इज़ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट. Similarly, in the case of psychopathology, a mental illness such as Munchausen syndrome could be explained using operant conditioning. इसमें क्या होता है कि एक मदर अपने बेबी को हर्ट करती है अटेंशन या सिंपैथी पाने के लिए. उन्होंने तो हर्ट कर दिया, ठीक है, लेकिन उन्हें रिएक्शन क्या मिल रहा है? पॉजिटिव रिएक्शन मिल रहा है, इसलिए वो बार बार बच्चे को हर्ट कर रही है. Next is social learning theory. This describes the learning of behavior from others by seeing someone rewarded for a behavior, जिसको हम vicarious reinforcement भी बोलते हैं, which makes you want to copy that behavior. Seeing someone being punished for a behavior which doesn't make you want to copy the behavior. जैसे बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट में मैंने बताया था कि मॉडल अगर बोबो डॉल के साथ में एग्रेसिवली बिहेव कर रहा था तो उसको पनिशमेंट मिलती है. जब पनिशमेंट मिलती है तो वो बच्चा उसको ये देख के सीखता है कि एग्रेसिवली बिहेव नहीं करना है, वो बिहेवियर कॉपी नहीं करना है. लेकिन जहाँ पर मॉडल को रिवॉर्ड मिल रहा था तो वो बिहेवियर कॉपी करा जा रहा था. इन द केस ऑफ साइकोपैथोलॉजी, एनोरेक्सिया could be explained using this theory. Anorexics may see models who are stereotypically thin being rewarded through modeling jobs and high income, and so may copy the behavior of that models by trying to lose weight in order to gain these rewards for themselves. You would have seen कि मॉडल्स कैसी होती है, पतली होती हैं, है ना, लंबी होती हैं, तो वो बिहेवियर कॉपी किया जाता है कि अगर वेट कम होगा तो हमें इनकम मिल सकती है, मॉडलिंग जॉब्स मिल सकती हैं. अब नेक्स्ट अप्रोच पढ़ लेते हैं जो कि है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच टू साइकोपैथोलॉजी. द ह्यूमनिस्टिक थ्योरीज आर मेनली डेवलप्ड इन रिस्पॉन्स टू फ्रूट्स थ्योरी. Carl Rogers and Abraham Maslow have particularly contributed to the development of humanistic perspective on personality. Carl Rogers और Abraham Maslow ने इस पे वर्क किया, इस ह्यूमनिस्टिक अप्रोच पे. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइडिया प्रपोज्ड बाय कार्ल रॉजर्स इज़ दैट ऑफ अ फुल्ली फंक्शनिंग पर्सन के बारे में बताया है. ही बिलीव्स दैट फुलफिलमेंट इज़ द मोटिवेटिंग फोर्स फॉर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट. ये क्या कहते हैं कि जो फुलफिलमेंट है वो एक मोटिवेटिंग फोर्स है पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट के लिए.
People try to express their capabilities, potentials, and talents to the fullest extent possible. उनका ये मानना है कि there is an inborn tendency among persons that directs them to actualize their inherited nature. Rogers makes two basic assumptions about human behavior. The first one is behavior is goal directed and worthwhile, and the second is people who are innately good will almost choose adaptive self actualization behavior. कार्ल रॉजर्स ने कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ दिया है. इन्होंने एक आइडियल सेल्फ के बारे में बताया और रियल सेल्फ के बारे में बताया. आइडियल सेल्फ क्या होता है? जो हम बनना चाहते हैं, और रियल सेल्फ जो हम हैं. When there is a correspondence between real self and ideal self, a person is generally happy, and discrepancy between real and ideal self often leads to unhappiness and dissatisfaction. जब रियल और आइडियल सेल्फ के बीच में कॉरस्पॉन्डेंस है तब तो पर्सन जो है वो हैप्पी है, लेकिन अगर नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, डिस्क्रिपेंसी है, तो डिससेटिस्फैक्शन को लीड करता है. और रॉजर्स का बेसिक प्रिंसिपल है, वो ये मानते हैं कि लोगों में एक ऐसी टेंडेंसी होती है टू मैक्सिमाइज सेल्फ कॉन्सेप्ट. अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को वो मैक्सिमाइज कर सकते हैं. कैसे? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के थ्रू. इन दिस प्रोसेस द सेल्फ ग्रोस, एक्सपैंड्स एंड बिकम्स मोर सोशल. रॉजर्स व्यूज़ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एज अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस. पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है. इट इन्वॉल्व्स लर्निंग टू इवेल्यूएट वन सेल्फ and mastering the process of self-actualization. Also, he recognizes the role of social influence. Social influence भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट के डेवलपमेंट पे. जब सोशल कंडीशंस पॉजिटिव होती हैं तो हमारा जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है या सेल्फ एस्टीम है वो हाई होती है. वेयरएज जब सोशल कंडीशंस नेगेटिव हो तो सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड सेल्फ एस्टीम लो होती हैं. पीपल विद हाई सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट आर जनरली फ्लेक्सिबल एंड ओपन टू न्यू एक्सपीरियंसेस सो दैट दे कैन कंटिन्यू टू ग्रो एंड सेल्फ एक्चुअलाइज. और इस सिचुएशन से क्या होता है? दिस सिचुएशन वारंट्स दैट एन एटमॉस्फेयर ऑफ अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड मस्ट बी क्रिएटेड इन ऑर्डर टू इंश्योर इन्हेंसमेंट ऑफ पीपल्स सेल्फ कॉन्सेप्ट. और इसके लिए उन्होंने क्या किया? क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी का डेवलपमेंट किया. अब देख लेते हैं कि मैस्लो ने क्या किया है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में. Maslow has given a detailed account of psychologically healthy people in terms of their attainment of self-actualization, a state in which people have reached their own fullest potential. Self-actualization state के बारे में Maslow ने बताया है. Maslow had an optimistic and positive view of man who has the potentialities for love, joy, and to do creative work. Human beings are considered free to shape their lives and to self-actualize. Self-actualization becomes possible by analyzing the motivations that govern our life. जो भी हमारे बायोलॉजिकल सिक्योरिटी एंड बिलोंगिंग नीड्स है, इसको उन्होंने सर्वाइवल नीड्स कहा है एंड आर कॉमनली फाउंड अमंग एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स. Thus, an individual's sole concern with the satisfaction of these needs reduces him or her to the level of animals. The real journey of human life begins with the pursuit of self-esteem and self-actualization needs. The humanistic approach emphasizes the significance of positive affects. Self-actualization is the desire to become the most that one can be. Physiological needs, safety needs, love and belongingness. These are the basic survival needs a human being or an animal needs to survive. Whereas esteem and self-actualization are the needs that makes a difference between an animal or a human. The next approach to psychopathology is existential approach. इसमें एम्फेसिस किस पे होता है? एक्सपीरियंसेस पे, अपनी खुद की एग्जिस्टेंस को पहचानने के लिए. टेंशन बिटवीन द फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, फोकसेस ऑन डेवलपिंग पर्सनल एजेंसी एंड एम्पावरमेंट, addresses the existential concerns like death, isolation, and highlights the search for meaning. Talks about the importance of authentic relationships and connections with others, recognizes the conflict between one's authentic self and societal expectations. Also, it aims to help individuals live more fully and find personal fulfillment. एग्जिस्टेंशियल अप्रोच में 3 लोगों ने काम किया है, लडविग बिस्वेंगर, रोलो मे एंड विक्टर फ्रैंकल.
अब देख लेते हैं लडविग बिस्वेंगर ने क्या किया है. ही वॉज अ प्रोमिनेंट फिगर इन द एग्जिस्टेंशियल अप्रोच टू साइकोपैथोलॉजी हु एक्सपैंडेड द आइडियाज़ ऑफ एग्जिस्टेंशियल फिलोसफर्स लाइक मार्टिन हाइडगर. इन्होंने उनकी फ़िलॉसफ़ी को, उनके आइडियाज़ को एक्सपैंड किया है. किनके? मार्टिन हाइडेगर के. He emphasized the understanding an individual's unique subjective experiences. Also, he saw mental illness as a disturbance in individual's existential structure. Mental illness जो है वो एक disturbance create करती है individual की existence में. तो थेरेपी शुड फोकस ऑन फाइंडिंग मीनिंग एंड पर्पस इन लाइफ. इसमें थेरेपीज़ के बारे में बताया गया कि थेरेपी जो है वो हेल्प कर सकती है पर्पस ऑफ लाइफ को फाइंड करने में, लाइफ का मीनिंग सर्च करने में. ही सेड वी कैन अंडरस्टैंड आवर एक्सपीरियंसेस एट 3 डिफरेंट लेवल्स. दैट द कॉन्शियस एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग अलाइव. इट हैज़ 3 components. The first one is Umwelt, then Mitwelt, and the other one is Eigenwelt. Umwelt is biological component, Mitwelt is social component, and Eigenwelt is psychological experiences या psychological component. See, Umwelt में क्या है कि in order to understand how existence feels, हमारी existence कैसे फील कराती है हमें उसके लिए समझना पड़ेगा कि हमारी फिजिकल सेंसेशन क्या है, हमें पेन कैसा है, प्लेजर, हंगर, वार्मथ, कोल्ड, इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए. मिडवेल्ट में क्या है? इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हाउ एग्जिस्टेंस फील्स वी नीड टू बी अवेयर ऑफ आर सोशल रिलेशंस. हम कैसा सोचते हैं, सोशली कैसा बिहेव कर रहे हैं, ये सोशल रिलेशंस कैसी हैं हमारे थॉट्स, हमारी फीलिंग्स अबाउट अदर्स, एंड द थॉट्स एंड फीलिंग्स you receive from others is your experience of Mitwelt. Eigenwelt, this could simply be classified as introspection. हम खुद के बारे में क्या सोचते हैं. We need to understand about the inner workings of ourselves. It is an attempt to understand ourselves, हमारे experiences, हमारे खुद के बारे में जो है. अब देखते हैं रोलो में ने क्या किया. रोलो में explored the themes of freedom, anxiety and search for meaning. He emphasized the personal responsibilities and confronting existential dilemmas. इन्होंने फ्रीडम के बारे में बताया, एग्जाइटी के बारे में बताया और सर्च फॉर मीनिंग के बारे में बताया. ही बिलीव्ड साइकोपैथोलॉजी अराइजेस फ्रॉम अवॉइडिंग और डिनाइंग एग्जिस्टेंशियल एग्जाइटीज़. इनका मानना था कि जब हम अवॉइड करते हैं या डिनाई करते हैं अपनी एग्जिस्टेंशियल को, इन एग्जिस्टेंशियल एंग्जाइटीज़ की वजह से ही साइकोपैथोलॉजी अराइज होती है. अब विक्टर फ्रैंकल ने क्या किया है, इनका है मेन मोटिव था मीनिंग को फाइंड करना, फाइंडिंग द मीनिंग इन लाइफ. ही बिलीव्ड मीनिंग इज प्राइमरी मोटिवेशन फॉर इंडिविजुअल्स एंड एक्सप्लोर्ड द रोल ऑफ पर्पस इवन इन चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस. ही डेवलप्ड लोगोथेरेपी. लोगोथेरेपी क्या होती है? इन्होंने एक डिवाइस तैयार किया गया था ट्रीटमेंट के लिए जो कि हेल्प करता था लाइफ का मीनिंग ढूंढने के लिए. दैट इज़ लोगोथेरेपी. जो लोग अपनी लाइफ का मीनिंग खो देते हैं उनके लिए हेल्प करती थी ये लोगोथेरेपी, कि अपनी एग्जिस्टेंस को पहचानने के लिए. Logotherapy believes that meaning can be found in various aspects of life such as work, relationships, and even in face of sufferings. Now we will be discussing about the cognitive approach to psychopathology. What is cognitive approach to psychopathology? It focuses on how our thoughts, our beliefs, and interpretations of events contribute to psychological disorders. कि हमारे thoughts, हमारे beliefs या हम कैसे किसी इवेंट को इंटरप्रेट कर रहे हैं वो कैसे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में कन्वर्ट हो जा रहे हैं या कंट्रीब्यूट हो जा रहे हैं. तो इसमें हम मिशेल का कॉग्निटिव अफेक्टिव मॉडल पढ़ेंगे. दिस मॉडल एम्फसाइजेज द इंटरेक्शन बिटवीन कॉग्निटिव प्रोसेसेस. कॉग्निटिव प्रोसेसेस क्या होते हैं? जो हमारे मेंटल प्रोसेसेस चल रहा है, एंड इमोशंस इन शेपिंग बिहेवियर. कि हमारा जो मेंटल प्रोसेस है, कॉग्निटिव प्रोसेस है और इमोशंस के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है वो हमारे बिहेवियर को कैसे इफ़ेक्ट कर रहा है. इट सजेस्ट दैट आवर थॉट्स एंड इमोशंस इन्फ्लुएंस हाउ वी परसीव एंड रिस्पॉन्स टू द सिचुएशन. कि ये हमारे थॉट्स पे डिपेंड करता है, हमारे इमोशंस पे डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे परसीव कर रहे हैं और इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट कर रहे हैं. आवर बिलीव्स अबाउट आवर सेल्व्स, अदर्स एंड द वर्ल्ड play a crucial role in our behavior and emotional experiences. This model highlights the importance of considering both cognitive and affective factors when understanding psychopathology.
कुछ बेसिक एस्पेक्ट्स हैं मिशेल के कॉग्निटिव अफेक्टिव मॉडल के, जो कि है द पर्सन सिचुएशन डिबेट, पर्सनैलिटी सिग्नेचर्स एंड सेल्फ रेगुलेशन। द पर्सन सिचुएशन डिबेट क्या है? दिस डिबेट एक्सप्लोर्स द एक्सटेंट टू विच बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनैलिटी ट्रेट्स और सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट। ये बताता है कि हमारा बिहेवियर कैसे इन्फ्लुएंस होता है हमारी पर्सनैलिटी ट्रेट्स की वजह से या फिर सिचुएशन की वजह से। सम आर्ग्यू दैट कंसिस्टेंट पर्सनैलिटी ट्रेट्स डिटरमाइन बिहेवियर अक्रॉस सिचुएशन वाइल अदर्स एम्फेसाइज द पावर ऑफ सिचुएशन इन शेपिंग बिहेवियर। कुछ लोगों का मानना है कि कुछ की पर्सनैलिटी ही वैसी होती है, कुछ मानते हैं कि सिचुएशन के हिसाब से भी बिहेव किया जाता है। द डिबेट रिकॉग्नाइजेज दैट बोथ पर्सनैलिटी एंड द सिचुएशन इंटरैक्ट टू इन्फ्लुएंस बिहेवियर। इस डिबेट में ये बताया गया कि पर्सनैलिटी भी और सिचुएशन भी दोनों इन्फ्लुएंस करती है बिहेवियर को। इट हाईलाइट्स द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर एंड द नीड टू कंसिडर बोथ इंडिविजुअल एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स बोथ प्ले अ ग्रेट रोल। अब देख लेते हैं पर्सनैलिटी सिग्नेचर्स क्या होते हैं। पर्सनैलिटी सिग्नेचर्स बेसिकली रेफर्स टू द यूनिक पैटर्न्स ऑफ थॉट्स, इमोशंस एंड बिहेवियर्स दैट करेक्टराइज एन इंडिविजुअल। सिग्नेचर्स, ये जो पर्सनैलिटी सिग्नेचर्स हैं, ये यूनिक पैटर्न्स है थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर का, जो कि एक इंडिविजुअल के बारे में बता रहा है कि वो कैसा है। They reflect a person's consistent ways of perceiving and responding to the world. Personality signatures can vary across individuals and can contribute to the development and maintenance of psychopathology. Understanding an individual's personality signatures can provide insights into their psychological well-being and inform therapeutic interventions. अब देख लेते हैं सेल्फ रेगुलेशन क्या होता है। सेल्फ रेगुलेशन रेफर्स टू द एबिलिटी टू मॉनिटर एंड कंट्रोल वंस थॉट्स, इमोशंस एंड बिहेवियर। अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को, अपने बिहेवियर को खुद कैसे हम उसको मॉनिटर कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, दैट कम्स अंडर सेल्फ रेगुलेशन। इट इन्वॉल्व्स सेटिंग गोल्स, मैनेजिंग इम्पल्सेस एंड अडाप्टिंग टू चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस। हम क्या गोल सेट कर रहे हैं, अपने इम्पल्सेस को कैसे मैनेज कर रहे हैं, और जो भी चेंजेस आ रहे हैं हमारी सिचुएशन में, सर्कमस्टेंसेस में, उसको कैसे अडाप्ट कर रहे हैं। अफेक्टिव सेल्फ रेगुलेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर साइकोलॉजिकल वेलबींग। अगर हमारा सेल्फ रेगुलेशन अफेक्टिव है तो हमारी साइकोलॉजिकल वेलबींग भी काफ़ी अच्छी है एंड कैन कंट्रीब्यूट टू पॉजिटिव मेंटल हेल्थ आउटकम्स, एंड वेयर एज डिफिकल्टीज इन सेल्फ रेगुलेशन कैन कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ साइकोपैथोलॉजी। टेक्निक्स such as mindfulness, cognitive restructuring, and emotion regulation strategies can help improve self-regulation skills. Okay guys, thank you so much. That's all for the day. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ऑल्सो यू कैन शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन। कोई डाउट हो तो भी आप पूछ सकते हैं। बाय, थैंक यू।